हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेट एकेडमी। माय नेम इज सी ए राज ककवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी सीए इंटर नवंबर 2020 रिवीजन टेस्ट पेपर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 1 एंड आई विल बी रीडिंग द क्वेश्चंस इन द समराइज्ड फॉर्म सो दैट वी कैन डिस्कस द कंप्लीट आरटीपी इन अ मिनिमम टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर and in order to attract customers it has launched buy one get one free scheme wherein it is offering one shirt to be given free with the purchase of one shirt। मतलब अगर आप एक शर्ट खरीदेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगी। this is what your first para has to offer। second para says company has bought a tempo worth rupees 12 lakhs in order to save the employee cost and for the transportation of its employees. Further, it has voluntarily obtained health insurance of 12 lakh for each of the employee in the same month। तो उन्होंने क्या लिया है कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 1500 रुपीज। लेट्स रीड द थर्ड पैरा। In the month of July, Mr. Raghav, a customer of the company, filed a lawsuit against the company, and in order to defend the lawsuit, company has hired an advocate with an agreed consideration of 25,000, and the advocate raised the invoice on 5th July, whereas the payment was not made till February next year। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज योर होल क्वेश्चन। नाउ लेट्स रीड दोज एमसीक्यूज वन बाय वन एंड ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ देम यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। सो इन रिलेशन टू अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो योर फर्स्ट एमसीक्यू सेज विथ रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बाय वन गेट वन ऑफर को अगर कंसिडर करें तो नीचे दिए गए ए बी सी और डी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो व्हाट योर स्टेटमेंट ए एंड बी हैज टू से इज, ए एंड बी ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप बाय वन गेट वन दे रहे हो तो आप एक ही चीज का पैसा ले रहे हो, दूसरी चीज का पैसा नहीं ले रहे हो। एंड एज पर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, व्हेन यू गिव समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, मीन्स the element of consideration is not there and hence it cannot be considered as supply। so ये कह रहा है आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। जबकि आपका ऑप्शन डी कह रहा है these are two individual supplies where a single price is charged for the entire supply। their taxability will depend upon as to whether the supply is a composite supply or mixed supply। so ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि ये दो सप्लाईज हैं, भले ही आपने बाय वन गेट वन फ्री स्कीम में दिए हो, लेकिन आप एक प्राइस चार्ज कर रहे हो जिसमें आप ये दोनों सप्लाईज के लिए कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो। मतलब फॉर टू थिंग्स यू आर चार्जिंग वन प्राइस। तो ऐसा नहीं है कि एक के लिए आपने कंसिडरेशन चार्ज किया और दूसरा आपने फ्री में दिया। सो दिस इज अ केस ऑफ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाईज। सो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? So composite supply is something wherein one supply is principal supplies and other supplies are ancillary supplies। So the other supplies depends on the principal supply, ये होता है composite supply। mixed supply क्या होता है? That all the goods which are supplied as a part of a mixed supply can be independently supplied and are not dependent on one another। So something which is not a composite supply is a mixed supply। ठीक है, सो या तो ये केस कंपोजिट सप्लाई का हो सकता है या मिक्स सप्लाई का, और उसके बेसिस पे ही इसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड होगी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Let's read the second MCQ। Eligible input tax credit for the month of May on purchase of Tempo Traveler and on health insurance premium paid। ठीक है, तो दो इनपुट से आपके कौन से आपने एक टेम्पो परचेज किया और दूसरा क्या, आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा अपने एम्प्लॉइज के लिए। तो इनमें से किसकी क्रेडिट आपको मिलेगी और किसकी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी? तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा that if we purchase a motor vehicle with a sitting capacity of less than 13 persons तो उसकी आईटीसी क्या है? ब्लॉक्ड है। लेकिन हमने यहां पे क्या खरीदा है? टेम्पो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड दैट टू विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13 पर्सन्स। हमारे केस में सिटिंग कैपेसिटी कितनी है फ्रेंड्स? 25 पर्सन्स। तो इस केस में क्या हमको क्रेडिट मिलेगी टेम्पो की? बिल्कुल मिलेगी। तो टेम्पो के लिए रेट क्या है? फॉर टेम्पो
rate of tax is 14% CGST and 14% SGST, that is 28% GST. फाइन. और क्या है, हमने क्या लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज. फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 दैट इज ब्लॉक्ड क्रेडिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस परचेस्ड फॉर एम्प्लॉइज इज ब्लॉक्ड. उसकी क्रेडिट आपको कब मिलेगी, व्हेन यू हैव परचेज्ड दिस हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉइज इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. ठीक है, आपने किसी लॉ से कंप्लाई करने के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर इंश्योरेंस लिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसकी आपको क्रेडिट मिलेगी इफ यू आर मैंडेटेड बाय लॉ. लेकिन इस केस में कंपनी ने क्या किया है, वॉलंटरीली लिया इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज के लिए, तो इस केस में कंपनी को हेल्थ इंश्योरेंस की क्रेडिट नहीं मिलेगी. ठीक है, सो टेम्पो की क्रेडिट मिलेगी, हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं मिलेगी. सो लेट्स सी द एलिजिबल क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे. सो फर्स्ट इज परचेज ऑफ टेम्पो एंड ऑप्शन बी सेज कि सेकंड की क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि सेकंड क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस. फर्स्ट की क्रेडिट मिलेगी क्योंकि फर्स्ट क्या है, टेम्पो. सो 12 लाख का 14% कम्स टू 1,68,000 विच इज CGST 1,68,000 and SGST 1,68,000. So option B is the correct answer. Let's look at the third MCQ. Which of the following statement is true in respect of the service of advocate availed by the company? Friends, अगर किसी एडवोकेट से कंपनी सर्विस ले रही है, so this transaction gets covered under section 9 subsection 3 that is reverse charge mechanism. इस पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, RCM. और इस पे एडवोकेट को टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स कौन पे करेगा, कंपनी खुद पे करेगी अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3. वन मोर पॉइंट, यहां पे लिखा है कि जो एडवोकेट है उसने इनवॉइस रेज किया 5 जुलाई को लेकिन फेब तक पेमेंट नहीं दिया है. मतलब हमने प्रोविजन पढ़ा था अंडर सेक्शन 16 के 180 डेज के अंदर आपको पेमेंट कर देना है. अगर आप 180 डेज के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा या फिर आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ 18% इंटरेस्ट. तो फ्रेंड्स, इस केस में 5 जुलाई को इनवॉइस रेज हुआ और विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं किया है. लेकिन ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा था अंडर सेक्शन 16, इसमें क्या था, एक एक्सेप्शन. और एक्सेप्शन ये था कि ये 180 डेज की जो पेमेंट कंडीशन वाला प्रोविजन है ये रिवर्स चार्ज के केसेस में अप्लाई नहीं होगा. ठीक है. अच्छा, फॉरवर्ड चार्ज में क्यों अप्लाई होगा? फ्रेंड्स, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, जो सप्लायर होता है उसको पेमेंट मिलता है. किससे मिलता है? रेसिपिएंट से. सप्लायर को रेसिपिएंट क्या देता है? बेसिक वैल्यू प्लस टैक्स. और ये बेसिक वैल्यू अपने पास सप्लायर रखता है और टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देता है. लेकिन आप बीइंग रेसिपिएंट अगर इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी तो ले लोगे, लेकिन अगर आप इस सप्लायर को अगर पेमेंट ही नहीं करोगे और इस सप्लायर का अगर टाइम ऑफ सप्लाई का जो प्रोविजन है वो अगर स्ट्रक हो गया है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस जीएसटी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. अगर सप्लायर अपनी जेब से ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा तो उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा. तो ऐसा ना हो, सप्लायर का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो और पेमेंट साइकिल अच्छे से चलता रहे, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि रेसिपिएंट को सप्लायर को विद इन 180 डेज पेमेंट कर देना है, तभी रेसिपिएंट अपने पास क्रेडिट रख पाएगा, नहीं तो उसको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. लेकिन ये प्रोविजन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज रिवर्स चार्ज के केस में आप सप्लायर को केवल बेसिक वैल्यू देते हो और जो टैक्स का अमाउंट है वो रेसिपिएंट डायरेक्टली किसको देता है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट को देता है. ठीक है, क्लियर है. तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच सेज CGST of 2250 and SGST of 2250 on advocate services are payable by PTL Private Limited. The condition of payment of consideration along with tax within 180 days of the issuance of invoice does not apply in the given case. क्योंकि ये कैसा केस है फ्रेंड्स? RCM का केस है. और ये जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? PTL प्राइवेट लिमिटेड. 2250 कहां से आया फ्रेंड्स?
टैक्स रेट कितना दिया क्वेश्चन में 18%, मतलब 25,000 का कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय 9%, CGST 9%, SGST 9% कम्स टू 2250 जो रेसिपिएंट गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेगा. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज मिस्टर कुमार started interior designing and on 30th June his turnover exceeded 30 lakhs. So friends 30 जून को मिस्टर कुमार का टर्नओवर क्रॉस हो गया 20 lakhs which is his threshold limit, मतलब he became liable to register on 30th June. Mr. Kumar applied for registration on 15th July and registration was granted to him on 25th जुलाई. सो 30 जून के विद इन 30 डेज के अंदर मिस्टर कुमार ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, है ना. कब किया? 15 जुलाई को, विच कम्स विद इन 30 डेज. तो इस केस में उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा 30th जून और डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन सा होगा फ्रेंड्स? 25th जुलाई. ठीक है, यहां तक क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. ऑन 16th जुलाई ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फ्लैट ऑफ मिस्टर श्याम एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 22nd जुलाई. 16 जुलाई को एंटर्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, 22nd जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया. उसने इनवॉइस इशू कर दिया सेम मंथ में, और कितने का इनवॉइस इशू किया? 6 लाख रुपए का. सो जुलाई में कितने का इनवॉइस इशू हुआ फ्रेंड्स? 6 लाख रुपीस का इनवॉइस जुलाई में इशू हुआ. ठीक है. 30th जून तक कितना टर्नओवर था? 20,05,000. जुलाई में उसने 16 जुलाई के बाद 22 जुलाई को एक सर्विस कंप्लीट की जिसका उसने इनवॉइस इशू किया 6 लाख रुपए का. ऑन 5th जुलाई मिस्टर कुमार परचेस्ड कैपिटल गुड्स अमाउंटिंग टू 4,50,000 एंड फ्रॉम 25th जुलाई टू 31st जुलाई ही अवेल्ड सर्विसेज अमाउंटिंग टू 1,70,000 फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीटिंग द सर्विस. फ्रेंड्स ये क्या बोला है? उसने क्या खरीदे? कैपिटल गुड्स वर्थ रुपीज 4,50,000. कब खरीदे? जुलाई में खरीदे. उसके बाद उसने एक और सर्विस अवेल की, जो इनपुट सर्विस अवेल की उसका क्या वैल्यू था? 1,75,000. ये सब कब हुआ फ्रेंड्स? जुलाई में. लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा. On 1st August, Mr. Kumar got another contract and that service was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August. सर्विस कंप्लीट हुई 6th August को, इनवॉइस इशू हो गया 7th August को. सो सर्विस कंप्लीट होने के विद इन 30 डेज क्या हो गया? इनवॉइस इशू हो गया, है ना. तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक? ऑल द वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस. मिस्टर कुमार मेक्स ओनली इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज एंड ऑल द परचेजेस आर ऑल्सो इंट्रा स्टेट एंड CGST 9% एंड SGST 9% आर टैक्स रेट्स. ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट MCQ. इन रिलेशन टू द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार इज, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? तो मिस्टर कुमार ने, हमने क्वेश्चन में देखा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सॉरी ही बिकेम लायबल टू रजिस्टर ऑन 30th जून. रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 15th जुलाई को विच इज विद इन 30 डेज. और विद इन 30 डेज अगर अप्लाई किया तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच यू बिकेम लायबल टू रजिस्टर विच इज 30th जून. हेंस 30th जून इज अवर आंसर. सेकेंड MCQ क्या है? Mr. Shyam can issue a revised tax invoice till, फ्रेंड्स एक प्रोविजन पढ़ा था हमने जिसमें लिखा था कि अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं, वंस यू बिकम लायबल टू रजिस्टर एंड इफ यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, सो उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हाट यू कैन डू, यू कैन इश्यू द रिवाइज्ड इनवॉइस टिल नेक्स्ट 1 month. ये रिवाइज्ड इनवॉइस क्यों इशू करते हैं हम लोग? ये इनवॉइस इशू करते हैं ताकि आपने जिसको गुड्स सप्लाई किए वो क्रेडिट ले सके और आप उससे आउटपुट टैक्स कलेक्ट कर सके. ठीक है. सो आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था 30th जून, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया फ्रेंड्स?
25 जुलाई को। सो यू बिकेम लायबल टू रजिस्टर ऑन 30 जून, 30 दिन में आपने अप्लाई किया और आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया 30 जून। अब 30 जून के बाद आप जो भी सप्लाई करेंगे वो टैक्सेबल सप्लाई होगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही कब आया? 25 जुलाई को। तो आप आपके इनवॉइस में रजिस्ट्रेशन नंबर तो लिख नहीं सकते, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिख सकते तो आपका जो कस्टमर है उसको क्रेडिट कैसे मिलेगी, है ना? और अगर आपको भी क्रेडिट लेनी है जो आपने 30 जून के बाद परचेज किए, तो उसके लिए भी आपको रिवाइज्ड इनवॉइस चाहिए। तो जिन लोगों से आपने गुड्स परचेज किए वो भी आपको क्या देंगे फ्रेंड्स? रिवाइज्ड इनवॉइस, आपका जीएसटी नंबर डाल के, ताकि आप क्या अवेल कर सको? क्रेडिट अवेल कर सको। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो इस पीरियड के दरमियान जो भी इनवॉइस आपने इशू किया उसको आप क्या कर सकते हो? रिवाइज। लेकिन कब तक रिवाइज कर सकते हो? फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लस 1 मंथ तक। यानी 25 जुलाई में अगर आप 1 मंथ ऐड करें तो आता है 25 अगस्त। सो 25 अगस्त तक आप अपनी इनवॉइस रिवाइज कर सकते हो। सो इन आवर केस आंसर इज 25 अगस्त। लेट्स रीड द थर्ड वन। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज। सो जुलाई में मिस्टर कुमार के एक कैपिटल गुड्स खरीदा था उन्होंने, ठीक है? तो कैपिटल गुड्स कितने का था? 4,50,000। ये उन्होंने कब खरीदा था 4,50,000 का कैपिटल गुड्स? इट वॉज परचेस्ड बिफोर 25 अगस्त, मतलब डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पहले। और उन्होंने 1,75,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की थी, ठीक है? दिस वॉज आफ्टर 25 अगस्त, ठीक है? सो आपको इनपुट्स जो आपके एलिजिबल कितने होंगे? आपके इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स किस अमाउंट के एलिजिबल होंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए? सो व्हाट इज द टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? सो जुलाई में उनको इसकी भी क्रेडिट मिलेगी 4,50,000 की, क्योंकि उनका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या था फ्रेंड्स? 30 जून, है ना? सो 30 जून के बाद उन्होंने जो भी इनपुट्स परचेज किए, कैपिटल गुड्स परचेज किए, उसकी क्रेडिट उनको मिलेगी। सो 4,50,000 की भी मिलेगी और 1,75,000 की भी मिलेगी। सो 6,25,000 के उनके जो इनपुट्स थे उसका 18% कम्स टू 9% कम्स टू 56,250, है ना? जो क्या है आपका सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी कम्स टू 56,250। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Let's look at the next one. The time of supply of service provided by Mr. Kumar to Mr. Ram is, friends, time of supply क्या होगा? So इस केस में time of supply आपका completion of service कब हुआ था? So क्वेश्चन में दिया था completion of service हुआ 6 अगस्त को। इनवॉइस कब इशू हो गया? 7 अगस्त को, मतलब इनवॉइस इशू हो गया विद इन 30 डेज। पेमेंट कब आया? So क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट आया आपका 29 अगस्त को। सो अगर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस के विद इन 30 डेज अगर आप इनवॉइस इशू करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, एंड विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 7th August, which is time of supply in this case. So 7th August is the correct answer. Next one is, if instead of opting for regular scheme, Mr. Kumar opts to pay tax under section 10 subsection 2A. So under section 10 subsection 2A is option to pay tax under concessional rate, जिसमें अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपका अगर टर्नओवर 50 लाख से कम है, तो आपका टर्नओवर का 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। So this is a kind of composition scheme for service providers. तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन में देखा था कि जुलाई में इनका टर्नओवर कितना है फ्रेंड्स? जुलाई में मिस्टर कुमार का टर्नओवर है 6 लाख रुपीस, है ना? 16 जुलाई को एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, 22 जुलाई को कंप्लीट किया और इनवॉइसिंग कर दिया। तो जुलाई का आपका टर्नओवर कितना है मिस्टर कुमार का? 6 लाख। तो कहा है कि अगर वो नॉर्मल स्कीम में नहीं होते और स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A अगर वो ऑप्ट करते तो उनको कितना टैक्स पे करना पड़ता? तो उनके टर्नओवर का 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता, विच कम्स टू 6 लाख का 3% कम्स टू 18,000 सीजीएसटी एंड 18,000
SGST. Let's start with the third question. During the month of May, Z Limited sold goods to Y Limited for 2,55,000. Y returned the goods and issued a debit note of 40,000. So 2,55,000 के गुड्स सप्लाई किए Z ने और Y ने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए. कितने के? 40,000 के. तो आपका नेट सप्लाई कितना हुआ फ्रेंड्स? 2,15,000. तो क्या बोला है? व्हाट इज द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ Z फॉर द मंथ ऑफ मे? सो जीएसटी लायबिलिटी इज योर टर्नओवर लेस योर डेबिट नोट, है ना, और जो नेट अमाउंट आया मल्टीप्लाइड बाय द टैक्स रेट विच इज 18% एंड इट कम्स टू 38,700. सो बी इज योर आंसर. नेक्स्ट इज CN Company, a registered supplier in Delhi, opted for composition levy. CN Company ने कौन सा स्कीम ऑप्ट किया है? composition scheme. It sold goods for ₹15 lakh exclusive of GST. फिर इस क्वेश्चन में दिया है कि CN कंपनी ने कुछ परचेजेस किए जिसपे उन्होंने क्या पे किया? टैक्स, है ना. CGST पे किया 57,000, SGST पे किया 57,000. उन्होंने कुछ और गुड्स परचेज किए जिसपे उन्होंने क्या पे किया फ्रेंड्स? IGST पे किया 29,520. अब फ्रेंड्स लॉजिकल है कि अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो आपको आपके टर्नओवर का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. आप किसी भी तरीके की इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते. सो ये इनपुट टैक्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है. हमको तो केवल CN कंपनी का क्या देखना है फ्रेंड्स? टर्नओवर विच इज 15 लाख और उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज विच इज 1% आपको गवर्नमेंट को क्या करना है? पे. मतलब 0.5% CGST and 0.5% SGST, which comes to 7,500 and 7,500. So option A is your answer. Next, Raghu avails services of Mr. Raja, a chartered accountant, as under. Audit services avail की है 55,000 की, tax audit service avail की है 10,000 की, and income tax return filing of Mr. Raghu's wife. So friends, जो आपका first input service आपने लिया है वो कैसा है? बिजनेस पर्पस इनपुट सर्विस. सेकेंड भी कैसी है? बिजनेस पर्पस इनपुट सर्विस. लेकिन जो थर्ड है वो क्या है? पर्सनल पर्पस इनपुट सर्विस. सो जो बिजनेस पर्पस इनपुट सर्विस है उसी की आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो. पर्सनल पर्पस इनपुट्स की क्रेडिट अलाउड नहीं है. सो 65,000 पे आपकी जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. एंड क्या पूछा है? मिस्टर रघु इज एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ. तो आपका कितना है टोटल इनपुट्स का, इनपुट सर्विस का? 55,000 प्लस 10,000 65,000. उसका 18% कम्स टू 11,700 विच इज योर आंसर. नेक्स्ट इज TT प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून. सो जून में TT प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? एक इंटरस्टेट सेल. कितने का? 1,25,000 का. उन्होंने किया एक इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम XYZ एंड कंपनी फॉर 40,000, है ना. तो ये क्या होगा? इससे क्या आएगा आपका फ्रेंड्स? इनपुट IGST. फर्स्ट वाले से क्या आएगा आपका? आउटपुट IGST, है ना. थर्ड, इंटरस्टेट परचेज किया उन्होंने RR से विच इज रजिस्टर्ड इन राजस्थान फॉर 65,000. तो इस 65,000 पे जो आपने टैक्स पे किया वो कैसा होगा फ्रेंड्स? इनपुट CGST एंड SGST. क्या बोला है? एप्लीकेबल रेट ऑफ GST इज 18%. ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. GST लायबिलिटी पेएबल इन कैश इज. आपको कितना लायबिलिटी गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ कैश पे करना है और वो कौन सा पे करना है? CGST, SGST या IGST. सो फ्रेंड्स इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स का यूज होगा. सो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स क्या कहते हैं? आपके पास क्या है? आउटपुट IGST और वो कितना है? 1,25,000 का 18%, 22,500. ये क्या है आपका आउटपुट IGST. सो फ्रेंड्स यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स कहते हैं कि अगर आपके पास इनपुट IGST है, ठीक है, तो अपने पास इनपुट IGST कितना है? 40,000 का 18% which comes to 7,200.
100। ठीक है, हमारे पास इनपुट SGST एंड CGST कितना है 5850, 5850। कैसे आया ये 65,000 का 9% एंड 65,000 का 9%। सो अब 22,500 जो आपका आउटपुट टैक्स है IGST का, उसको कैसे पे करोगे? सबसे पहले आप आउटपुट टैक्स ऑफ IGST को पे करोगे यूजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST 7200। उसके बाद आपका जो आउटपुट टैक्स पेएबल बचता है दैट इज 15,300। अब आपके पास इनपुट IGST खत्म हो गया है, लेकिन आउटपुट IGST आपको अभी भी पे करना है। तो आउटपुट IGST को कैसे पे करोगे? यूजिंग CGST एंड SGST। तो पहले हम यूज करेंगे CGST। तो CGST कितना है आपके पास 5850। उसके बाद भी पेएबल रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे? SGST, है ना। तो नेट पेएबल कितना आएगा आपका फ्रेंड्स 3600, दैट इज योर IGST। सो 3600 IGST इज योर आंसर। Pradeep Traders registered in Haryana sold goods for 2,05,000 to Balram Private Limited in Uttar Pradesh. GST rate is 5%. Pradeep has charged freight of 2,400 from Balram and 12% is the rate on freight. What would be the net GST liability? Friends, इधर क्या बोला है कि प्रदीप ने बलराम को गुड्स सप्लाई किए 2,05,000 के, ठीक है, और उन्होंने क्या चार्ज किया है? फ्रेट। और पूछा है कि GST लायबिलिटी कितनी होगी, और फ्रेट का जो टैक्स रेट दिया है वो दिया है 12%। लेकिन फ्रेंड्स ये कैसा केस है? दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई। जो आपने गुड्स सप्लाई किए उसके साथ आपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेल की। तो फ्रेंड्स इस केस में जो गुड्स पे रेट लगेगा जो कि कितना है 5%, ट्रांसपोर्ट सर्विस पे भी वही रेट लगेगा। मतलब 2,05,000 प्लस 2,400 आप करेंगे तो अमाउंट आएगा 2,07,400 मल्टीप्लाई बाय 5% करेंगे तो आएगा IGST 10,370, क्योंकि ये कैसा है फ्रेंड्स? एक इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। सो कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट लगता है वही किस पे लगता है? एंशिलरी सप्लाईज पे। तो आपका जो इनवॉइस का बेसिक वैल्यू होगा दैट इज गुड्स का वैल्यू, उसमें आप ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपेंस आप क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि बीइंग अ सप्लायर गुड्स पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, है ना। तो आपका जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 2,07,500। तो ऐसा नहीं करेंगे कि गुड्स पे 5% और ट्रांसपोर्ट पे 12%, क्योंकि ये क्या है? एक कंपोजिट सप्लाई का केस है जिसमें transportation will only be availed if goods are supplied. So availing of transportation facility is dependent on the main supply, principal supply, which is supply of goods. Hence 10,370 is your answer, which is 2,07,400 into 5%. ठीक है, let's look at the next one. Prem and Sons had taken GST registration on 1st Jan but failed to furnish return for 6 months. 1st Jan को रिटर्न लिया, 6 महीने तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। सॉरी, 1st Jan को रजिस्ट्रेशन लिया, 6 महीने तक कोई रिटर्न फाइल नहीं किया। प्रॉपर ऑफिसर कैंसल्ड इट्स रजिस्ट्रेशन ऑन 25th July एंड ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन केम ऑन 31st July। ठीक है, सो कैन प्रेम एंड सन्स फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन? हाँ, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब? विद इन 30 days ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। सो डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज 31st July। वहां से आप 30 दिन गिनेंगे तो आएगा 31st August। सो सॉरी 30th August। सो 30th August तक आप क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको सभी रिटर्न्स फाइल करने होंगे और आपको आपके टैक्स ड्यूज क्लियर करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। XX registered in Delhi purchased books from PC Traders registered in Uttar Pradesh. Books are exempt from GST. XX arranged the transport of these books which charged a freight of 9,000. GST is payable at 5% on GTA services. Which of the following statement is correct? Friends, क्या बोला है? XX ने गुड्स किससे खरीदे फ्रेंड्स? पीसी ट्रेडर से। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए किसने अरेंज किया? XX ने ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज किया है।
अगर फ्रेंड्स पीसी ट्रेडर ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज करता तो ये कंपोजिट सप्लाई होता, जहां पे पीसी ट्रेडर्स ने गुड्स सेल करे एक्सएक्स को और ट्रांसपोर्ट करके एक्सएक्स को सप्लाई किया। तो ये कैसा होता, कंपोजिट सप्लाई, जिसमें जो बुक्स पे जीएसटी रेट लगता वही ट्रांसपोर्ट पे लगता। बुक्स पे क्या है जीएसटी रेट, बुक्स क्या है एग्जेम्प्ट, तो ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाता है एग्जेम्प्ट। लेकिन इस केस में पीसी ने ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज नहीं किया है। इस केस में ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज किसने किया है, एक्सएक्स ने। अब एक्सएक्स ने ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज किया है तो ये कंपोजिट सप्लाई का केस नहीं है। इस केस में एक्सएक्स को जीटीए को टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। कैसे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्यों रिवर्स चार्ज, 5% देखते ही पता चल जाना चाहिए फ्रेंड्स कि रिवर्स चार्ज वाला है। अगर फॉरवर्ड चार्ज होता है तो जीटीए क्या चार्ज करता, 12%, लेकिन क्योंकि लिखा है टैक्स रेट इज 5%, तो इस केस में आरसीएम अप्लाई होगा और एक्सएक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा ऑन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देखते ही पता पड़ता है कि वो सही आंसर है। जीएसटी ऑफ 450 इज पेएबल बाय एक्सएक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फिर भी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए इज अ कंपोजिट सप्लाई वेयर इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड जीटीए इज एंसिलरी सप्लाई, हेंस प्रिंसिपल सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, नो टैक्स इज पेएबल ऑन फ्रेट। नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। कंपोजिट सप्लाई कब होता, जब पीसी सप्लायर अगर ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंज करता और वो ट्रांसपोर्टेशन पे जो टैक्स है वो पे करता। लेकिन इस केस में एक्सएक्स ने अरेंज किया है तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। ठीक है, सिंस exempt goods are being transported, service provided by GTA for transporting the same is also exempt। ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जीएसटी में। जीएसटी ऑफ ₹450 इज पेएबल बाय जीटीए, जीटीए क्यों पे करेगा, 12% होता तो जीटीए पे करता अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन इस केस में क्या लगेगा, आरसीएम, और टैक्स कौन पे करेगा, एक्सएक्स पे करेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जीएसटी ऑफ ₹450 इज पेएबल बाय एक्सएक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स लुक एट द next one. Kalim and Associates made an application for cancellation of GST registration in the month of March due to closure of its business. Its application for cancellation of registration was approved on 14 September. In the given case, Kalim and Associates is, अच्छा उनको फाइनल रिटर्न कब तक फाइल करना है ये पूछा है। सो फ्रेंड्स, फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन। सो आपका कैंसिलेशन अप्रूव हुआ है 14 सितंबर को एंड 3 months एंड ऑन 14 दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो फाइनल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल ऑन और बिफोर 14th of December. Next is Babla and Bros is exclusively engaged in making exempt supply of goods and is thus not registered under GST. ये लोग क्या कर रहे हैं, exempt सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वो लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। On 1st October, exemption available on its goods gets withdrawn. 1st October को जो exemption था गुड्स पे वो क्या हो गया, विड्रॉ। और उस दिन आपका टर्नओवर कितना था, 50 लाख रुपए, विच इज मोर देन द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड। तो आपको क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्जामिन द एलिजिबिलिटी ऑफ बाबा एंड ब्रोस फॉर अवेलिंग आईटीसी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हिट करता है सेक्शन 18 को, और सेक्शन 18 ये कहता है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए ये कहता है कि अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने पे रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उस केस में आपके पास जो इनपुट्स हैं इन स्टॉक, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स, इन तीनों की आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। किन इनपुट, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स की आपको क्रेडिट मिलेगी, जो on the day preceding the day you became liable to register. So you became liable to register on 1st October. ठीक है, तो 30th सितंबर को आपके पास जितने भी गुड्स पड़े होंगे, जितने भी इनपुट्स होंगे इन स्टॉक, जितने भी सेमी फिनिश्ड गुड्स होंगे, जितने भी फिनिश्ड गुड्स होंगे आपके पास स्टॉक में, उसकी क्रेडिट आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 18(1)(a) सेज। सो इस केस में इनके पास जितने भी इनपुट्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स होंगे स्टॉक में एज ऑन 30th सितंबर, उसकी क्रेडिट उनको मिलेगी। सब्जेक्ट टू, क्रेडिट केवल उन्हीं गुड्स की मिलेगी जिनका इनवॉइसिंग विद इन 1 year बिफोर 30th सितंबर हुआ होगा। मतलब
जिनका इनवॉइसिंग आफ्टर 1 अक्टूबर हुआ होगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये 1 अक्टूबर क्या है 2020, तो 1 अक्टूबर 19 के बाद और 30 सितंबर 20 के बीच में जो भी इनवॉइसेस इशू हुए होंगे और वो गुड्स आपके पास अगर स्टॉक में होंगे तो उन गुड्स का आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये था आपका आंसर टू 11A। 11B क्या कहता है, ममता सेल्स ट्रेड्स इन एग्जेम्प्ट गुड्स एंड प्रोवाइड्स टैक्सेबल सर्विसेज। इट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। कैसे गुड्स सप्लाई करते हैं, एग्जेम्प्ट, और ये क्या है, जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फर्स्ट केस में क्या था, नॉट रजिस्टर्ड, और क्योंकि उनके जो एग्जेम्प्ट गुड्स थे वो टैक्सेबल हो गए, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, इसलिए वो क्या हो गए, लायबल टू रजिस्टर। इसलिए कौन सा सेक्शन ट्रिगर हुआ था, 18(1)A। फ्रेंड्स, सेक्शन 18(1)A और 18(1)B जो है, उस केस में 18(1)B में आप क्या लेते हैं, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, और 18(1)A में क्या होते हैं, आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्टर नहीं है और आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो उस केस में ऑन द डेट ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब सेक्शन 18(1)B में ऑन द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 18(1)A में ऑन द डेट यू बिकम लायबल टू रजिस्टर, उसके प्रीसीडिंग डे पे आपके पास जो भी इनपुट्स होंगे, इनपुट्स इन स्टॉक, इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स आपके पास जो भी होंगे, उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। जबकि सेक्शन 18(1)C है ना, और 18(1)D में क्या है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, सेक्शन 18(1)D क्या कहता है कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप टैक्सेबल गुड्स में भी डील करते हैं और आप एग्जेम्प्ट गुड्स में भी डील करते हैं, तो सेक्शन 18(1)D ये कहता है कि अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों गुड्स में डील करते हैं, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो जो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है अगर वो टैक्सेबल हो जाता है, तो उस एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपके पास स्टॉक में है, ऑन द डेट व्हेन योर exempt goods become taxable. So exempt goods become taxable कब हुआ? On 1 October the exemption available on its goods gets withdrawn. So 1 October से 1 day preceding, मतलब कौन सा हुआ, 30th September, मान लेते हैं 30th September 2020। तो 30 सितंबर को आपके पास स्टॉक में जितने भी इनपुट्स होंगे और जितने भी क्या होंगे, कैपिटल गुड्स, उसका आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जबकि सेक्शन 18(1)A में क्या मिलता है, केवल जो इनपुट्स होते हैं उन्हीं की क्रेडिट मिलती है। 18(1)C और 18(1)D में क्या होता है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आपका क्या हुआ, एक एग्जेम्प्ट गुड्स क्या हो गया, टैक्सेबल, तो उस एग्जेम्प्ट गुड्स से रिलेटेड जितने भी इनपुट स्टॉक में है और जितने भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है, उन दोनों की क्रेडिट मिलती है। सेक्शन 18(1)C क्या कहता है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और आप नॉर्मल स्कीम में जाते हैं, तो उस केस में भी आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों की क्रेडिट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। सो हमारा जो 11B है उसमें कौन सा सेक्शन ट्रिगर होगा, 18(1)D, जो कि क्या कहता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आपका वन ऑफ द गुड्स क्या है, एग्जेम्प्ट, और उसका एग्जेम्पशन हो गया है विड्रॉ। तो जिस दिन एग्जेम्पशन विड्रॉ हुआ, ऑन उसके प्रीसीडिंग डे पे जो भी आपके पास स्टॉक में कैपिटल गुड्स है, इनपुट्स है, उनका क्या मिलेगा आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स, बाय रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। मान लीजिए आपने कैपिटल गुड्स खरीदे थे 1 जनवरी को, सो जन फेब मार्च फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल में जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, तो पर क्वार्टर 5%। मान लीजिए आपने कैपिटल गुड्स 1 जनवरी को कितने के खरीदे थे, 1 लाख के, और उस पर आपने जो इनपुट टैक्स पे किया था, मान लीजिए 10 लाख के खरीदे थे कैपिटल गुड्स और इनपुट टैक्स जो पे किया था वो था 1 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो आपने इस कैपिटल गुड्स को, ठीक है, तब आप क्या थे, कॉम्पोजिशन स्कीम में, है ना, या फिर आपका जो आउटपुट क्या था, वो था एग्जेम्प्ट। ये कब था, 1 जनवरी को। आज क्या है, 1 अक्टूबर, आपका आउटपुट क्या हो गया, टैक्सेबल। तो आपका जो कैपिटल गुड्स था उसका अब आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन कैसे, बाय रिड्यूसिंग 5% पर क्वार्टर। सो जैन से लेके सितंबर तक कितने आते हैं, 3 क्वार्टर, पर क्वार्टर 5%, तो 3 क्वार्टर का कितना हुआ फ्रेंड्स, 15%। तो आप 85,000 की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, किसकी, कैपिटल गुड्स की। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। और इनपुट्स की आप क्रेडिट नॉर्मली ले सकते हो, उसमें कोई क्वार्टर रिडक्शन का, पर क्वार्टर परसेंटेज रिडक्शन का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। लेकिन कंडीशन क्या है, इनपुट्स हो चाहे कैपिटल गुड्स, उसका इनवॉइसिंग विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट
योर गुड्स बिकम टैक्सेबल हो जाना चाहिए। पिछले एक साल में जितने इनवॉइस इशू हैं उन्हीं का ही क्रेडिट आपको मिलेगा, चाहे इनपुट्स हो चाहे कैपिटल गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? Analyze the scenario and determine the eligibility of Mamta Sale for taking availing ITC if any imports and capital goods used in the supply of exempt goods। ठीक है, तो ये 11 नंबर का ही लास्ट पार्ट है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। सुहासिनी, a software consultant, on account of her ill health she could not provide any services during the month of October, however she had to incur ऑल द एक्सपेंसेस। उन्होंने अक्टूबर में कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, मतलब उनका कोई टर्नओवर नहीं है। उन्होंने कुछ अपने जो इनपुट्स हैं, इनपुट सर्विसेज अवेल किए, उनके क्या पे किए एक्सपेंसेस, जिसमें क्या है 75,000 वेंडर्स को दिया है ना, और जो दिया है उस पे उन्होंने इनपुट टैक्स पे किया है, दैट इज 13,500। आउट ऑफ द टोटल बिल्स पेड बाय हर, वन बिल फॉर 15,000 रिलेट्स टू सिक्योरिटी सर्विसेज which is payable under reverse charge. GST involved in the bill is 2,700। ठीक है, तो उन्होंने जो इनपुट टैक्स पे किया है वो कितना है 13,500, और दूसरा उनको एक और टैक्स पे करना है सिक्योरिटी सर्विस पे। ठीक है, जो सिक्योरिटी सर्विस पे उनको टैक्स पे करना है वो कितना है 2,700, लेकिन वो कैसे पे करना है? रिवर्स चार्ज में, है ना। ये कैसे पे किया? फॉरवर्ड चार्ज में। Suhasini is of the opinion that for the month of October, no GST is payable from electronic cash ledger as she has sufficient balance of ITC for the payment of GST under reverse charge on security services। सुहासिनी क्या कह रही है कि मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा ही है 13,500 का, और मेरा इस महीने में कोई टर्नओवर तो है नहीं, और ये जो 2,700 RCM में मुझे पे करना है वो मैं, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है 13,500 का, उसको यूज करके ही पे कर दूं, विच इज इनकरेक्ट। फ्रेंड्स, योर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन ओनली बी यूज टू पे योर आउटपुट टैक्स, मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय यू फ्रॉम योर कस्टमर ऑन योर आउटवर्ड सप्लाईज। केवल उसी टैक्स को आप पे कर सकते हो यूजिंग योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट से कोई इंटरेस्ट पेनल्टी, है ना, या आरसीएम का टैक्स पे करना अलाउ नहीं है। ये रिवर्स चार्ज में जो टैक्स है वो आपको थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ही पे करना पड़ेगा। सो ओपिनियन ऑफ सुहानी इज इनकरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? सो 27,500 हम पे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, और 13,500 का जो बैलेंस है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बना रहेगा। फाइन, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहले 14 सॉल्व करेंगे। मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग अ वेराइटी ऑफ सर्विसेज। इट्स टर्नओवर वाज 35 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर था वो था 35 लाख, करंट ईयर का अप्रैल का इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फीस फॉर द कोचिंग प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स for competitive exams, the coaching center is run by Multi Service Private Limited in Punjab. So it is an intrastate transaction, और 6,24,000 का उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है। कैसा? कोचिंग। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड इज receipts for services provided in relation to the conduct of examination in a university in Delhi, providing education recognized by law, being an interstate transaction। फ्रेंड्स, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ, जो कि क्या है? एग्जेम्प्ट अंडर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। सो ये 19,200 का जो आउटपुट है इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमाउंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू लोटस पब्लिक स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल एंड बैक, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, ये भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है। Amount received for providing the security and housekeeping services in Dhani Public School, a preschool. So preschool में अगर आप security housekeeping service provide करते हैं, that is also an exempt transaction. तो taxable turnover कितना हुआ? 6,24,000. GST rate is 18%. All the amounts given are exclusive of taxes. Compute the total GST liability. So GST liability would be 6,25,000. 24,000 into 9% CGST and 9% SGST. जो भी आंसर आएगा, that is your final answer. Next is due date for payment of tax
by a person paying tax under section 10 of CGST Act, that is a composition supplier, is aligned with the due date of return to be filed by the said person. Discuss the correctness or otherwise of the statement. क्या बोला है कि जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं उनका रिटर्न फाइलिंग डेट और उनका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आर सेम, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फ्रेंड्स, जो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं उनको क्वार्टरली CMP 08, ठीक है, ये स्टेटमेंट फाइल करना होता है. कैसे फाइल करना होता है? क्वार्टरली. इसीलिए वो लोग टैक्स कैसे पे करते हैं? क्वार्टरली. जबकि उनको रिटर्न जो फाइल करना होता है वो फाइल करना होता है GSTR 4 में बाय 30 अप्रैल ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, है ना, साल में एक ही बार, है ना. ये रिटर्न कब फाइल होता है? वंस एनुअली. ठीक है, इसमें कोई टैक्स पेमेंट नहीं होता है. टैक्स पेमेंट कहां होता है? CMP 08 में, जो कि फाइल होता है क्वार्टरली. So date of payment of tax and date of filing of return are not aligned when a person is opting for composition scheme. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है. अब बचता है नंबर 13 which is on utilization of credit. XY of Kolkata is engaged in supply of various goods and services. It pays GST under regular scheme. Following information is provided by it for the month of July. XY is engaged in supply of goods and services, रेगुलर स्कीम में है और जुलाई से रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन दी है. तो क्या देखते हैं पहले हम लोग रिसिप्ट्स की, मतलब सेल्स की इंफॉर्मेशन. उन्होंने क्या किया है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑफिस स्टेशनरी, 2 लाख की ऑफिस स्टेशनरी सप्लाई की है. इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ कॉम्बी पैक्स विच कंटेन्स कैलकुलेटर एंड डायरी, जो कि है 4 लाख. Intra-state supply of services of business correspondent to Shubh Vidhi Bank with respect to the accounts in its urban branch. ठीक है फ्रेंड्स, रूरल ब्रांच नहीं है. कैसा है? अर्बन ब्रांच, जो कि क्या है? उसका टर्नओवर 1 लाख. उन्होंने पेमेंट किए हैं, इंटर स्टेट परचेज किया है 1,40,000 का, जो कि क्या है? ऑफिस स्टेशनरी. उन्होंने रिपेयर कराया है लॉरी विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और उस जो वो जो इनपुट सर्विस उन्होंने अवेल की है उसके लिए उन्होंने पेमेंट किया है फॉर 1 लाख रुपीज. द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय XY in relation to the above receipts and payments. 10% of interstate supply of office stationery is to unregistered person. कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंटरस्टेट सप्लाई करो चाहे इंटरस्टेट सप्लाई करो, रजिस्टर्ड कुछ करो चाहे अनरजिस्टर्ड करो, टैक्स तो आपको पे ही करना है. Each combi pack containing a calculator and a diary is priced at 800. The calculator and diary are individually priced at 700 and 900. क्या बोला है? ये जो कॉम्बी पैक है ना, उसमें कैलकुलेटर और डायरी की इंडिविजुअल प्राइसेस है 700 and 200, लेकिन कॉम्बी पैक की वजह से एक का प्राइस कितना हो गया है? 800. तो कोई दिक्कत नहीं है. ये कैसा हुआ फ्रेंड्स? मिक्स्ड सप्लाई का केस हुआ. मतलब अगर कैलकुलेटर का रेट जो ज्यादा है या फिर अगर डायरी का रेट ज्यादा है तो दोनों में से जिसका रेट ज्यादा होगा उसी प्रोडक्ट का सप्लाई माना जाएगा. बिकॉज ये कैसा केस है फ्रेंड्स? सप्लाई. ये कैसा केस है? इट इज अ केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, है ना, क्योंकि कॉम्बी पैक में क्या है? कैलकुलेटर एंड डायरी, जिसका रेट ज्यादा होगा वही रेट लगेगा. फाइन. थर्ड पॉइंट इज इनवॉइस ऑफ 40,000 टुवर्ड्स परचेज ऑफ ऑफिस स्टेशनरी इज मिसिंग. सो सेक्शन 16 सेज if you want ITC then you must have tax paying document, जो कि क्या है आपका? मिसिंग. कितने का? 40,000 का. All the figures mentioned above are exclusive of taxes wherever applicable. और क्या इंफॉर्मेशन दी है? रेट ऑफ CGST, SGST, IGST for all the services, office stationery and calculator are 9% and 9% and 18% respectively. Rate of CS and I for diary are 28%, 14% CGST, 14% SGST. फ्रेंड्स, डायरी का जो रेट है दैट इज 28%, कैलकुलेटर का जो रेट है 14%, और हमने पढ़ा कि ये कॉम्बी पैक में सप्लाई हुए हैं, मतलब ये मिक्स सप्लाई है, तो जिसका रेट ज्यादा होगा वही टोटल अमाउंट पे लगेगा. तो जो कॉम्बी पैक सप्लाई हुआ है, कितने का सप्लाई हुआ है? 4 लाख का. उस 4 लाख पे 28% GST लगेगा, है ना, 18% नहीं लगेगा.
ठीक है, कैलकुलेटर का कितना रेट है 18%, वो नहीं लगेगा, डायरी का रेट लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ऑल द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन फुलफिल्ड। डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है CSNI का 55 and 80,000। कैलकुलेट द मिनिमम नेट GST पेएबल इन कैश बाय XY फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो आपने क्या किया है, इंटरस्टेट सप्लाई जिसकी वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीस, रेट कितना है 18%, तो आपने IGST कलेक्ट किया है विच इज योर आउटपुट टैक्स। इंट्रास्टेट सप्लाई किया है 500 कॉम्बी पैक्स का विच इज वर्थ 4 लाख रुपीस, और 4 लाख पे GST कितना लगेगा 28%, और क्योंकि ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है सो 56,000 CGST 56,000 SGST है ना। कैलकुलेटर का रेट था 18%, डायरी का था 28%, तो कौन सा रेट लगेगा 28%। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू शुभ विधि विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स अर्बन ब्रांच। रूरल ब्रांच होता तो एग्जेम्प्ट होता, अर्बन ब्रांच है इसलिए क्या है टैक्सेबल। तो 1 लाख पे 18%, 9,000। ठीक है, ये थी आपकी आउटपुट की डिटेल्स। तो ये है आपका आउटपुट टैक्स पेएबल 65,000, 65,000 एंड 36,000। अब क्या डिटेल्स दी है आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ओपनिंग बैलेंस है 5 एंड 80। इंटरस्टेट परचेज किया आपने स्टेशनरी का कितने का 1 लाख रुपीस, और वो इंटरस्टेट परचेज है इसलिए क्या लगेगा 18% IGST। इंट्रास्टेट रिपेयरिंग ऑफ लॉरी 1 लाख का परचेज है ना, 9% CGST 9% SGST, ये क्या है इनपुट सर्विस। ठीक है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का टोटल हो गया 14,000 CGST, 14,000 SGST और 98,000 IGST। मिनिमम नेट GST पेएबल इन कैश कितना है। सो आपका आउटपुट टैक्स का लायबिलिटी कितना है 65 एंड 36, दिस इज C, दिस इज S एंड दिस इज IGST। सो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के रूल्स कहते हैं कि यूज IGST टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ IGST। तो IGST का आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसमें से हमने 36,000 क्या कर लिया, यूज कर लिया है ना, जबकि आपके पास क्रेडिट कितना था 98,000। तो 98 में से 36 क्या हो गया यूज। ठीक है, बाकी कितना बचता है 62। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ IGST टू पे C and S इन एनी प्रोपोर्शन है ना। तो आपके पास C और S का आपका आउटपुट टैक्स है, IGST का आउटपुट टैक्स आप पे कर चुके हो, उसके बाद भी आपके पास IGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है 62,000 की। तो इसको पहले क्या करोगे एग्जॉस्ट, कैसे एग्जॉस्ट करोगे, C और S को पे करके इन एनी प्रोपोर्शन। यूजुअली क्या करते हैं हम इक्वली, लेकिन इसने क्या किया है, इसने पहले S पे किया है। इसने देखा कि मेरे पास SGST का जो आउटपुट SGST का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कितना है 14,000। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि मेरे पास SGST का 14,000 तो है क्रेडिट, एक काम करता हूं मैं पहले 51,000 IGST यूज कर लेता हूं। ठीक है, फिर बचा हुआ IGST किसके लिए यूज किया 11,000 CGST को पे करने के लिए। तो आपका IGST क्या हो गया एग्जॉस्ट। ठीक है, सो आपका स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 1 था यूज IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट टू पे आउटपुट टैक्स ऑफ IGST। सेकेंड स्टेप है यूज ITC ऑफ IGST टू पे CGST एंड SGST इन एनी प्रोपोर्शन, वो भी आपने कर दिया। अब आपको क्या पे करना है, आपका CGST एंड SGST पे करना है, CGST एंड SGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके। अब आपके पास CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूज CGST आउटपुट टैक्स टू पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ CGST। तो आपके पास कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है 14,000। तो बाकी की जो 40,000 है CGST आपको कैसे पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके पास आउटपुट टैक्स आपका कितना पेएबल है SGST का 14,000, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कितनी पड़ी है आपके पास 14,000। तो आपको SGST गवर्नमेंट को कोई भी पे नहीं करना है। ठीक है, सो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये जो CGST है 40,000 वही करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं जो 62,000 है उससे आप 31,000 CGST एंड 31,000 SGST पे करते है ना, तो आपका कितना बैलेंस है 65 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा
55, 45, 35, 35 आपका बचेगा CGST, 35 बचेगा SGST, है ना। आउटपुट टैक्स कितना है 65, ठीक है। आउटपुट टैक्स आपका है 65, IGST आपने यूज किया 31, इक्वल प्रोपोर्शन में। उसके बाद भी आपका IGST सॉरी C&S पेबल कितना बचा 35,000 एंड 35,000। इसको आप कैसे पे करोगे, C और S यूज करके। C और S का इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज 14,000। तो आपका गवर्नमेंट को पेबल कितना आ रहा है फ्रेंड्स 35 माइनस, सॉरी यहां पे फ्रेंड्स 34 आएगा। 65 माइनस 31 कम्स टू 34 में से C एंड S का इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे, C में से C का, S में से S का, तो बचेगा 20,000 CGST एंड 20,000 SGST एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जरूरी नहीं है कि आपको जैसा सजेस्टेड आंसर में दिया वैसा ही करना है ना। यू कैन यूज C एंड S, यू कैन यूज IGST टू पे C एंड S इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है, फाइन। So we are done with your RTP. Thank you for watching. Do share it with your friends and do subscribe the channel. See you in the next session.